मधु ने द्वार खोला। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी, बाल बिखरे हुए थे, सांसें उखड़ी हुई थी। मधु की इस हालत को देखकर विजय ने कहा, क्या बात है मधु? कुछ नहीं, कुछ तो है, विजय ने कहा। तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? ना, नहीं तो मैं कहाँ घबराई हुई हूँ। विजय और मधु दोनों अंदर आ गए। अंदर बैठे हुए राजेश को देखकर विजय सब कुछ समझ गया। उसकी ओर देखते हुए बोला, ये कौन है? राजेश, मधु ने बताया, हमारे यहाँ से आया है। डैडी ने खबर लेने के लिए भेजा है। ओह, यह बात है जी। मधु ने चाय बना दी। विजय और राजेश ने साथ साथ चाय पी। चाय पीने के बाद राजेश चला गया। उसके साथ ही विजय भी चला गया। विजय ने ना तो मधु से कुछ कहा और ना ही उसने राजेश से कुछ कहा, लेकिन उसके मन में शंका ने घर कर लिया था। अब वह उन्हें रंगे हाथ पकड़ने की फिराक में रहने लगा। 1 महीने बाद जैसे ही विजय घर से निकला, राजेश आ गया। उसने फिर मधु को अपनी बाहों में भर लिया। राजेश, हाँ मधु, तुम क्यों मेरे सुखी जीवन में आग लगाने पर तुले हुए हो? वह बोली। उस दिन विजय को शक हो गया था। यह बात और है कि उसने मुझे से कुछ कहा नहीं। भगवान के लिए तुम यहाँ मत आया करो। अच्छा मधु, राजेश ने कहा, मैं वादा करता हूँ आज के बाद कभी नहीं आऊँगा। और उसने मधु के बार बार मना करने के बावजूद भी उसे अपनी बाहों में भरकर खींच लिया। जब वह दोनों एक दूसरे की बाहों में थे, किसी ने द्वार पर ठोकर मारी। द्वार खुल गया। सामने विजय खड़ा था। कोई भी पुरुष जब अपनी पत्नी को किसी पर पुरुष की बाहों में देखता है तो उस समय उसकी जो हालत होती है, वही हालत उस समय विजय की थी। मधु को काटो तो खून नहीं। राजेश गर्दन नीचे किए खड़ा था। उसने अपने वस्त्र ठीक किए और बाहर निकल गया। इधर चटाक 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 विजय ने कई थप्पड़ मधु के गालों पर रसीद दिए। बेशरम, बेहया, विजय ने कहा, मैं समझ तो उसी दिन गया था कि तुम मेरी इज्जत बर्बाद कर रही हो, लेकिन उस दिन मैंने कुछ कहा नहीं था। अब बोलो, तुम क्या चाहती हो? जी तो करता है मैं तुम्हें गोली मार दूं। मार दो गोली विजय, मधु ने धीरे से कहा। मैं कसूरवार हूँ, तुम जो चाहो करो, मैं उफ ना करूँगी। लेकिन सच यह है कि हम दोनों पहले से ही एक दूसरे को प्यार करते थे। हम चाहते थे कि हमारी शादी हो जाए, मगर हो ना पाई थी। मधु जी, मैं आज तुम्हें बख्श रहा हूँ, विजय ने कहा। मैंने पहली रात को तुमसे कहा था कि शादी से पहले हमने जो कुछ किया है उसे भूल जाते हैं। याद रखना, यदि आज के बाद तुमने कोई गलती की तो मेरा चाहे कुछ भी हो, तुम्हें गोली मार दूंगा। जी, मधु ने कहा, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। फिर ज़िंदगी गुजरने लगी। विजय ने काफ़ी दिनों तक फिर छुप छुप कर देखा, मगर उसे फिर कोई गलती नज़र न आई। ना ही उसने राजेश को आते हुए देखा। मधु ने विजय के प्यार में किसी किस्म की कोई कमी नहीं पाई। उसने निश्चय कर लिया था कि अब वह राजेश से कभी न मिलेगी। उसने पूरी निष्ठा के साथ विजय की बनकर रहने का निश्चय किया। लेकिन तभी एक दिन एक अजीब घटना घट गई। गर्मियों के दिन थे। दोपहरी में अचानक मोहल्ले का एक गुंडा टाइप का लड़का घर में घुस आया। उसका नाम था रॉबिन। उसने आते ही मधु के मुंह पर हाथ रख लिया ताकि वह चिल्ला ना सके और वहीं बिस्तर पर धकेल दिया। बेचारी मधु बेबस हो गई। एक बार फिर उसका सील भंग हो गया। राजेश के चंगुल से छूटी तो रॉबिन के चंगुल में फंस गई। वह जब मर्जी होती मकान में आ जाता और मधु को दबा लेता। मोहल्ले में उसकी खिलाफत करने वाला भी कोई ना था। उस दिन जब रॉबिन ने मधु को दबोच रखा था, वहाँ विजय आ गया। विजय ने जब ये देखा तो उससे बर्दाश्त ना हुआ। उसने वहीं पड़े हुए एक डंडे से रॉबिन पर वार कर दिया। रॉबिन ने चाकू खोला और विजय के पेट में घुसेड़कर घुमा दिया। विजय की आंतें बाहर आ गई और वह वहीं लुढ़क कर ढेर हो गया। रॉबिन वहाँ से यह कहता हुआ भाग गया, खबरदार अगर मेरा नाम लिया तो तुम्हारा भी यही अंजाम होगा।
मधु रोने पीटने लगी। मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए। लोगों के पूछने पर उसने बताया, कुछ लोग घर में घुस आए थे। वह लूटना चाहते थे। इन्होंने विरोध किया और उन्होंने चाकुओं से इन्हें गोद डाला। लाश को पुलिस उठाकर ले गई। पोस्टमार्टम के बाद लाश उसे मिली और वह जला दी गई। अब मधु नितांत अकेली रह गई। उसके पास कुछ भी नहीं रह गया था। विजय का जो कुछ भी था वह सब उसी का था, लेकिन उसका वह करेगी क्या? व्यापार करने वाला तो कोई भी नहीं रह गया था। राजेश फिर आने जाने लगा था। एक दिन उसने राजेश के सामने शादी का प्रस्ताव रखते हुए कहा, राजेश, विजय के इस सब व्यापार को भी तुम समेट लो और मुझसे शादी कर लो। शादी की क्या ज़रूरत है मधु? राजेश ने कहा। मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा व्यापार देख लूँगा। मधु को अब राजेश से नफरत हो गई। एक दिन उसने राजेश की चाय में बहुत सी नींद की गोलियां डाल दी। राजेश उसके घर से चला गया। वह बस में बैठा था, वहीं बैठा का बैठा ही रह गया और दोबारा उठ ना सका। किसी को भी यह पता ना चल सका कि राजेश को किसने मार डाला। अब मधु इंतकाम पर उतर आई थी। राजेश के बाद उसने रॉबिन से शादी का प्रस्ताव रखा। रॉबिन भी उसके प्रस्ताव को ठुकरा गया। तब उसने एक दिन बड़ी सफाई से रॉबिन को भी ठिकाने लगा दिया और फिर वह किसी नए युवक को फंसाने के लिए सोचने लगी। उसी मोहल्ले के एक युवक को अपने जाल में फांसकर रंगरलियां मनाने लगी। देखा मैं ना? तोते ने एक पल चुप रखकर कहा। वह बेवफा औरत ना तो अपने पति की हुई, जिसने उसकी सब गलतियां माफ़ कर दी थी, ना ही अपने प्रेमी की हुई और ना ही अपने दूसरे चाहने वाले की हुई। तोते, हाँ मैंने। उसकी गलती क्या थी? उसकी गलती यह थी कि यदि पहले दिन ही राजेश की हरकत पर अंकुश लगाती और अपने पिता से उसकी शिकायत करती तो यह नौबत ना आती। फिर दोबारा जब रॉबिन ने उस पर अधिकार किया तो उसे अपने पति को बताना चाहिए था। जब रॉबिन ने उसके सामने उसके पति का फ़ोन किया था तब उसके विषय में पुलिस को बताना चाहिए था। और अगर सच्चरित्र होती तो विजय की विधवा बनकर जीवन गुजारना चाहिए था। तोते, हाँ मैना, अगर ऐसी बात है तो सुन, मैं तुम्हें एक और कथा सुनाती हूँ। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। यार, आप लोग वीडियो देख लेते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। भाई लोग, आपका सब्सक्राइब बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है हमारे लिए, तो बिल्कुल भी ना भूलना। तो अगली कहानी आपको मिलेगी एक दिन के बाद। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, धन्यवाद।